क्या आपको पता है दोस्तों, टाइटैनिक शिप को बनाने के लिए $75 मिलियन से भी ज्यादा पैसे लगे थे। आज हम जानेंगे पूरी तरह की 14 अप्रैल 1912 और 15 अप्रैल 1912 की रात में हुआ क्या था और इससे हमें क्या सीख मिलती है। टाइटैनिक की इस जर्नी के मिस्ट्रीज भी अनेक है, तो जानेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन यूके से न्यूयॉर्क यूएसए के लिए प्रस्थान करता है। ये जर्नी नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होने वाली। इस जर्नी में एक्टर्स, माइग्रेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब जुड़े हुए थे। इस शिप के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जो कि एक प्रोफेशनल कैप्टन थे। बहुत सालों से इन्होंने काम किया था इंडस्ट्री में। टाइटैनिक शिप ऐसे 269 मीटर्स लॉन्ग थी और ऐसे वो 53 मीटर्स लॉन्ग थी। तो आप जान सकते हैं कि ये बहुत बड़ी शिप थी। इसमें 2 से 3 ग्रैंड स्टेयरकेसेस थे। यहाँ पे स्विमिंग पूल थे, जिम एरिया था, डिनर एरिया था और ये सब बहुत लग्जरियस था। यहाँ पे पैसेंजर्स को 2 टाइप के क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स और सेकंड सेकंड क्लास पैसेंजर्स। पहले फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स में बहुत वेल्दी लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो थे। और जो सेकंड क्लास पैसेंजर्स थे उसमें मिडिल क्लास लोग थे। टाइटैनिक शिप को अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिन्होंने टाइटैनिक को बनाया था, वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे फिलिप फ्रैंकलिन, उन्होंने ये सबके सामने आके बताया था कि ये शिप एक अनसिंकेबल शिप है। हमारे टाइटैनिक की जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लोग मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और न्यूयॉर्क आने का वेट कर रहे थे। पर ये सब था बस 14 अप्रैल 1912 तक। इस दिन में टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिल रही थी। जो शिप के ओनर थे, उन्होंने एडवर्ड स्मिथ को बोला था कि और भी स्पीड बढ़ाइए, आइसबर्ग की वार्निंग हो या ना हो, कोई वार्निंग हो फिर भी आपको स्पीड बढ़ानी है और हमें यूके से न्यूयॉर्क तक सबसे फास्ट जाना है। उन्हें रिकॉर्ड बनाना था और इसके चलते सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए और शायद इसी कारण टाइटैनिक 14 अप्रैल के रात को डूबी। अब हम चलते हैं 11:39 14 अप्रैल की रात में। इस वक्त पे फ्रेडरिक फ्लिट, एक सेलर थे, उन्होंने आइसबर्ग को देखा। रिसर्चर्स के अनुसार ये आइसबर्ग 200 क्रॉस 400 फीट बड़ा था, यानी कि ये बहुत बड़ा आइसबर्ग। ये आइसबर्ग उन्होंने देखा और तुरंत विलियम मोडॉक, उनसे बड़े ऑफिसर थे, उन्हें जाके बताया कि ऐसा है। उन्होंने तुरंत एक्शन लिए और तुरंत एडवर्ड स्मिथ को जाके बताया कि ये सब हो रहा है, सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, हमें कुछ करना चाहिए। एडवर्ड स्मिथ ने एडवर्ड स्मिथ ने तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को बताया, तुरंत लेफ्ट लिया जाए और शिप को बचाया जाए। एकदम सब लोग हलचल में आ गए, सब पैनिक होने लगे और इस पैनिक में रॉबर्ट हिचन्स, जो स्टीयर्समैन थे, उन्हें लेफ्ट लेने को बोला था पर उन्होंने गलती से राइट ले लिया, जिससे स्पीड और भी बढ़ गई आइसबर्ग की ओर। आखिर में शिप मुड़ गई और टाइटैनिक पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ। पर फिर भी ये जो पार्ट आप देख सकते हैं, ये पार्ट डैमेज हो गया। इसे हल कहा जाता है। इस हल को डैमेज पहुंचा और ये हल के 6 चेम्बर्स डैमेज हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल क्यों कहा जाता था और वो सिंक कैसे हो गई। बात ये थी कि जो टाइटैनिक शिप है उसमें डबल बॉटम हल था, यानी कि 2 लेयर्स होते थे। तो अगर एक लेयर डैमेज भी हो गया तो फिर भी दूसरा लेयर है। दूसरी चीज है कि जो टाइटैनिक शिप है, आप देख सकते हैं, ये 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था। अगर इसमें से 4 भी अगर कंपार्टमेंट्स डूब गए फिर भी ये अनसिंकेबल रहेगी। ये था टाइटैनिक का कमाल। पर दुर्भाग्य यह है कि इसके 5 से 6 कंपार्टमेंट्स डूबे और उसका अंजाम तो हमें पता ही है। वो ये था कि टाइटैनिक डूब गई। ये सब होने के बाद एडवर्ड स्मिथ, जो शिप के कैप्टन हैं, इन्होंने
आर्किटेक्ट जो थे हमारे टाइटैनिक के, वो भी शिप में ही थे। उनका नाम थॉमस एंड्रयूज था। आपने इनको टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, पर असल में ये ऐसे दिखते थे। तो इनके साथ मीटिंग की इन्होंने, पूरी तरीके से समझा क्या हुआ है आइसबर्ग के कोलिजन के बाद। और इनको ये पता चला कि अगले 2 से 3 घंटे में टाइटैनिक डूबने वाली है, हमारी ये लग्जरियस शिप डूबने वाली है। ये बात जब कैप्टन को कन्विंस हो गई तो वो डिप्रेशन में चले गए, और कहा जाता है उन्होंने सुसाइड किया था। उन्होंने लास्ट तक अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, हालांकि वो लाइफ बोट से बाहर निकल सकते थे। ये बात तो दुखद थी, पर हाँ, हमारे हीरो है जैक फिलिप्स। इस कहानी के हीरो जैक फिलिप्स है, क्योंकि यही थे जिनको एसएएस जो डिस्ट्रेस कॉल होता है वो कैप्टन ने बोला था देने 12 AM को, और इन्होंने कंटिन्यूअसली डिस्ट्रेस कॉल दिए। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दिए, और इन्हीं के कारण हजारों लाइव्स बच पाई। इस वक्त में लाइफ बोट्स भी डिप्लॉय की गई। फर्स्ट बोट जो थी उसमें कैपेसिटी थी 65 की, पर भरे सिर्फ 28। आप समझ सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअल में कि इतनी बड़ी चीज है। तो ये था सीरियसनेस उस वक्त के लोगों में टाइटैनिक में। पैसेंजर्स का जो रिएक्शन था वो एकदम ही वेरिड है, क्योंकि पैसेंजर्स को एक्चुअली पता ही नहीं था कि आइसबर्ग के कोलिजन के बाद इतना सब कुछ हुआ भी है। उन्हें तो यहाँ तक लगा कि ये एक पार्ट था उनके जर्नी का। वो 16 इयर्स की थी। उनके कहानी में वो बताती है कि रात में तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसके कारण वो उठी, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ वो लाइफ बोट्स में बैठी, और वो ऑब्वियसली उन्हें रेस्क्यू करने जो शिप आई थी RMS कारपेथिया, उसमें बैठी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची। एक सर्वाइवर थी जो 50 इयर्स के आसपास की थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि रात को 12 बजे के आसपास उन्होंने 3 बड़े भूकंप टाइप आवाजें सुनी, जिसके कारण वो उठी और बाहर देखने गई। उधर उन्हें समझा कि एक आइसबर्ग जस्ट कोलाइड हुआ है टाइटैनिक से। उन्होंने आइसबर्ग अब तक कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही सरप्राइज थी, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हीं के पास में एक ऑफिसर थे। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने पूछा कि क्या ये सेफ है, क्या हम सेफ है। तो उन्होंने जिस अंदाज से बताया उससे उन्हें यकीन हो गया एकदम वो सेफ है। और आपको हैरानी होगी कि जो आइसबर्ग के जो टुकड़े, जो पार्ट्स टाइटैनिक पे गिरे थे, उन स्नो पार्ट से उन्होंने बहुत खेला अपनी सहेलियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। लोगों को अब भी यकीन था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल शिप है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। किन मिस्टेक्स के कारण टाइटैनिक डूबा, और डूबने से भी बड़ी बात, इतने लोगों की मौत कैसे हुई और क्यों हुई। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो फर्स्ट बोट थी ना, उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, उसमें 28 भरे थे। टोटल में जो लाइफ बोट्स थे वो 20 थे, और उसमें 1200 पीपल आ सकते थे। और आपको पता है ऑन बोर्ड कितने लोग थे? 2200 पीपल। तो समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 1000 लोगों के लिए बोट्स ही नहीं थी। सेकंड है, कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल्स नहीं करवाई थी। उन्हें भी ऐसा लगता था कि सेफ्टी ड्रिल्स की जरूरत ही नहीं है। आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सेफ्टी ड्रिल्स वो ड्रिल्स है जो इमरजेंसी सिचुएशन में की जाती है एक कैप्टन द्वारा कोई भी शिप में, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में सभी यूनिफाइड होके काम करें। तीसरी, रॉबर्ट हिचिंस की बात मैंने आपको बताई थी कि उन्हें लेने को बोला था जब आइसबर्ग आया था तब, और उन्होंने अब टेंशन में, पैनिक में राइट ले लिया था।
ये थी 3 मिस्टेक। और भी मिस्टेक्स थी, पर ये 3 मेजर मिस्टेक्स थी जो की गई थी और जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। अब आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि वो 1000 लोगों का हुआ क्या? क्या वो शिप में ही डूब के चले गए, कि वो क्या हुआ? तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये था ना कि जिनको स्विमिंग आती थी उन्होंने शिप के बाहर छलांग मारी। पर प्रॉब्लम ये था कि जो ओशन में जो वाटर का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो इसके कारण बहुत लोग हाइपोथर्मिया से मर गए। और कुछ लोग जो शिप में ही थे, उस शिप सिंक होते होते उनकी मृत्यु हो गई। सर्वाइवर्स के हिसाब से 1 AM के आसपास में प्रोपेलर्स बाहर आने लगे और बोट डूबने लगा था। 2:05 पे लास्ट बोट डिपार्ट हुई थी और 2:20 के आसपास में टाइटैनिक, जो अनसिंकेबल शिप है, थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। आरएमएस कार्पेथिया ने डिस्ट्रेस कॉल्स का आंसर दिया था और 3:30 के आसपास में आरएमएस कार्पेथिया ही वो शिप थी जो टाइटैनिक के पास में पहुंची थी और जिन्होंने लाइफ बोट्स के लोगों को बचाया था। आपको जान के बहुत हैरानी होगी अब, क्योंकि मैं एक ऐसी मिस्ट्री बताने वाला हूँ जो आपने बहुत कम बार सुनी होगी। बात ये है ना, और ये सच में बता रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाली है, कि एसएस कैलिफोर्निया करके एक शिप थी जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर थी टाइटैनिक के। और फिर भी उन्होंने टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को नहीं बचाया। अब बचाया इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि उधर प्रॉब्लम हो रही है। टाइटैनिक के जो लोग थे, टाइटैनिक में जो रह रहे थे, उधर लोगों ने फ्लेयर्स ऊपर उड़ाई थी, रॉकेट्स उड़ाए थे। पर फिर भी एसएस कैलिफोर्निया के लोगों को ये पता कैसे नहीं चला? अब ऐसा नहीं था कि उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उधर के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने अपने कैप्टन, ये देखिए आप इनको देख सकते हैं, स्टैनली लॉर्ड, इनको जाके बताया कि ऐसा कुछ है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। जो अपना रेडियो होता है ना, वो बंद करके रखा था रात में। तो उनको जो डिस्ट्रेस कॉल्स थी वो भी नहीं आ रही थी, उन्हें पता नहीं था कि एसएस मांग रहे हैं टाइटैनिक वाले। अब जब स्टैनली लॉर्ड के पास ये इंफॉर्मेशन आई, उन्हें लगा कि टाइटैनिक एक बड़ा जहाज है, लोग वहां पे पार्टीज करते हैं, वो मजा करने जाते हैं, और वहां पे सब अमीर लोग हैं, और वो अनसिंकेबल शिप है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये चीज को इग्नोर किया। और शायद टाइटैनिक पे जो ऑन बोर्ड 1000 लोग थे, उनकी मृत्यु इसी कारण हुई। अब इसके बहुत रिपरकेशंस स्टैनली लॉर्ड को झेलने पड़े अपने पूरे करियर में। ओ भाई, मारो मुझे मारो। मैरीटाइम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में भी बदलाव आए। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई थी। 16 ट्रीटी बनाई गई थी जनवरी 20 1914 को। अब ये पूरी चीज हमने जो सुनी है अभी, टाइटैनिक की चीज, उसका अर्थ क्या है, उससे हमने क्या प्राप्त किया, वो हम समझेंगे इस कोट से, जो भगवत गीता के चैप्टर 16 में है। Those who are ignorant and arrogant, who are attached to their actions and their results, are bound by the rope of desire. They are greedy, cruel, impure, and hostile to others. They sink into the darkness of ignorance. I hope आपको इस कोट से, इस श्लोक से कुछ समझा हो, और आपको समझ में आया हो कि इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस इग्नोरेंस की वजह से ही, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के इग्नोरेंस की वजह से, स्टैनली लॉर्ड के इग्नोरेंस की वजह से, जो व्हाइट स्टार लाइन के जो प्रेसिडेंट थे उनके इग्नोरेंस से, टाइटैनिक में ट्रैवल करने वाले 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए वेट करिए। चलिए, तब तक के लिए
Bye bye and see you in the next episode.